पूरब की उम्र करीब 28 साल हो चुकी थी, पर अभी तक उसकी कोई नौकरी नहीं लगी थी। देखा जाए तो वह पूरी तरह से बेरोजगार था। थोड़ा बहुत इधर उधर कमा लेता था, जिससे उसका खुद का खर्चा निकल जाता था, पर परिवार चलाने लायक वह नहीं कमा पाता था। इसलिए वह शादी नहीं कर रहा था। लेकिन पूरब के माँ बाप उसके ऊपर लगातार दबाव डाल रहे थे कि तेरी उम्र हो चुकी है, अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए। नौकरी और काम का क्या है, वह तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगी, और हम इतने गए गुजरे तो है नहीं कि कुछ साल तुझे और तेरी बीवी को खिला ना पाए। तू कोशिश तो कर रहा है ना, जल्दी ही तेरी नौकरी लग जाएगी, और जब तक नहीं लगती हम सब कुछ संभाल लेंगे। बस तू जल्दी से शादी के लिए हाँ कर दे। पूरब की शादी की जल्दी मचाने की वजह शायद यह थी कि पूरब का छोटा भाई रौनक, उसकी नौकरी लग चुकी थी और माँ बाप को उसकी शादी के लिए एक से एक बड़े घर के रिश्ते आ रहे थे, जो बहुत ज़्यादा दहेज दे रहे थे। लेकिन अब बड़े बेटे की शादी किए बिना वह छोटे बेटे की शादी कैसे कर देते, इसलिए पूरब पर लगातार दबाव डाल रहे थे शादी करने के लिए। पूरब का कहना था कि मेरी नौकरी नहीं लगी तो इसमें रौनक की क्या गलती है, वह तो पूरी तरह से सेटल है ना, उसकी शादी कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और जब मैं सेटल हो जाऊंगा तो मैं भी शादी कर लूंगा। लेकिन माँ बाप को तो समाज का भी डर लग रहा था कि कहीं लोग बातें ना बनाने लगे कि बड़ा बेटा कुंवारा है और छोटे बेटे की शादी कर दी। इसलिए वह लोग लगातार पूरब के ऊपर दबाव बनाते जा रहे थे, और अब तो उन्होंने यह भी कहना शुरू कर दिया था कि तेरे चक्कर में रौनक की जिंदगी खराब हो रही है। अगर उसकी शादी ब्याह हो जाता है तो वह अपनी पत्नी को लेकर चला जाएगा, तो कम से कम उसे खाने पीने में इतनी परेशानी तो नहीं होगी। आखिर पूरब इन सब वजह से परेशान हो गया और उसने शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बाद उसके मम्मी पापा ने देखभाल करके निम्मी की शादी पूरब से कर दी। निम्मी मध्यम वर्ग के घर की लड़की थी, जिसके पिता नहीं थे। अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, पर पिता के नहीं होने के कारण उसकी शादी में कठिनाई हो रही थी, और माँ के पास दहेज में देने के लिए ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। क्योंकि पूरब कोई नौकरी नहीं करता था, तो उसके लिए उसके माँ बाप की कोई खास डिमांड भी नहीं थी। इसलिए निम्मी की शादी पूरब के साथ आसानी से हो गई और निम्मी उस घर की बड़ी बहू बनकर आ गई। निम्मी की शादी के 15 दिनों के बाद ही छोटे भाई रौनक की शादी भी स्नेहा के साथ कर दी गई, जो कि अपने साथ बहुत ज़्यादा दहेज लेकर आई थी और एक बहुत बड़े घर की लड़की थी। क्योंकि रौनक भी बहुत अच्छे ओहदे पर काम करता था। बस अब घर में वही सब कुछ शुरू हो गया कि जो कि ज़्यादातर घरों में होता है। घर में स्नेहा सर्वोपरि हो गई, क्योंकि वह अमीर घर की बेटी थी, ज़्यादा दहेज लाई थी और एक काबिल पति की बीवी थी। और निम्मी उस घर की नौकरानी बनकर रह गई, जिसे कि जुबान तक खोलने का हक नहीं था। निम्मी को कोई कुछ भी बोल देता था। पूरब को यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता था, पर अभी तुरंत शादी हुई थी, इसलिए वह कोई बवाल नहीं करना चाहता था, और साथ ही साथ वह मजबूर भी था। अगर वह कुछ बोलता भी तो क्या, वह तो इस काबिल भी नहीं था कि अपनी पत्नी का खर्चा उठा सके। आज उसे अपने फैसले पर बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि उसकी वजह से निम्मी इस घर में फंस गई थी, और अब जब तक वह सही से सेटल नहीं होता निम्मी की यही स्थिति रहती। खैर, कुछ दिनों के बाद स्नेहा और रौनक तो वहाँ से चले गए। अब निम्मी और पूरब वहाँ अकेले रह गए थे। पूरब को लगा शायद अब सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन नहीं, यह सिर्फ पूरब का वहम था। वह माँ बाप जो यह कहते थे कि कुछ साल तो हम तुझे और तेरे परिवार को संभाल लेंगे, तब तक तो तू सेटल हो ही जाएगा, उन्हें अब निम्मी और पूरब की खाई जाने वाली एक एक रोटी भारी पड़ रही थी, और उनके एक एक रोटी का हिसाब उन्हें दिया जाता था। स्थिति ऐसी हो गई थी कि निम्मी खाना तो बनाती थी, पर खाना खाने से डरती थी, क्योंकि उसे पता था जैसे ही वह खाना खाने बैठेगी वैसे ही सासू माँ और ससुर जी तरह तरह के ताने मारने लगेंगे। पति को कमाना तो है नहीं, और इसकी बीवी को ठूस ठूस कर खाने से फुर्सत नहीं, वगैरह वगैरह। जबकि सच्चाई यह थी कि जितना पूरब और निम्मी खाते थे, उतना तो वह उस घर में गधा मजदूरी करके वसूल कर देते थे। लेकिन फिर भी बिना माँ बाप की गालियाँ सुने उन्हें एक दिन रोटी नसीब नहीं होती थी, जिसकी वजह से पूरब को बहुत गुस्सा आता था, पर वह कुछ नहीं कर पा रहा था। अब निम्मी के भी बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा था। अभी कुछ ही दिन बीते थे कि स्नेहा ने अपने सास ससुर को खुशखबरी सुना दी कि वह माँ बनने वाली है। पूरब और निम्मी पर फिर से दबाव पड़ना शुरू हो गया। देख लो, छोटे भाई का बच्चा भी हो जाएगा, और अभी इन लोगों को बच्चा नहीं करना। अरे वक्त पर बच्चा हो जाता है तो सब सही रहता है, वरना उम्र बढ़ने के साथ साथ
परेशानियां बढ़ने लगती हैं। अरे कोई बात नहीं, बच्चे का क्या है, उसके ऊपर कितना ही खर्च लगेगा, कुछ दिन तो हम बच्चे को संभाल ही देंगे, तब तक तो पूरब कोई नौकरी ढूंढ ही लेगा। अब तुम लोगों को भी बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और लगातार ही माँ बाप पूरब और निम्मी के ऊपर दबाव डालने लगे। पूरब पहले ही अपने माँ बाप की बातों में एक बार फंस चुका था, इसलिए वह अब दोबारा इस लफड़े में नहीं फंसना चाहता था, क्योंकि उसे पता था माँ बाप के कहने पर वह बच्चा तो कर लेगा, लेकिन उस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने लायक अभी वह नहीं है। और जो माँ बाप उसे और उसकी पत्नी को एक एक रोटी के लिए 10 ताने सुनाते हैं, वह उसके बच्चे की ज़रूरत क्या पूरी करेंगे। उन्हें कोई हक नहीं है एक बच्चे को इस दुनिया में लाकर उसे एक एक चीज़ के लिए मोहताज करने का, क्योंकि बच्चे होने के बाद उसकी ज़रूरत की 10 चीज़ें भी करनी पड़ती है। यह बात पूरब और निम्मी को अच्छे से पता थी, इसलिए अब वह अपने माँ बाप की बातों पर ध्यान नहीं देते थे। पूरब दिन रात कोशिश करता था कि उसकी कहीं नौकरी लग जाए और हर जगह ट्राई करता था, लेकिन हर जगह उसे असफलता ही मिलती थी। शायद उसके नसीब में ही परेशानियां लिखी हुई थीं, क्योंकि यह भी एक सच था कि उसका छोटा भाई रौनक, जो कि किसी भी मायने में पूरब से 20 नहीं था, बल्कि हर मामले में पूरब से पीछे ही था, उसने पहली ही बार में नौकरी प्राप्त कर ली थी, जबकि वह उस योग्य भी नहीं था। शायद उसकी किस्मत में यह लिखा हुआ था। यह बात अब पूरब और निम्मी समझ चुके थे। इस घर में वैसे भी अब जीना मुश्किल होता जा रहा था, क्योंकि पूरब के माँ बाप हद से ज़्यादा बदजुबानी करने लगे थे निम्मी और पूरब के साथ। एक दिन चिढ़कर निम्मी ने बोल ही दिया, पूरब कुछ भी करो, चाहे तो मजदूरी करो, लेकिन अब मैं और ताने नहीं सुन सकती। मैं भी इंसान हूँ। शादी के वक्त मेरी माँ से बोला था कि अभी मेरा बेटा कुछ नहीं करता, जल्दी ही कुछ करने लगेगा, तब तक हम आपकी बेटी का अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान की दया से हमारे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। और देखो, अब एक एक रोटी का हिसाब लिया जाता है। अपने मन से अगर एक कप चाय भी कभी बना ली तो 10 बातें सुना दी जाती हैं, पैसे का महत्व बता दिया जाता है। अब मुझसे यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हें अब कुछ करना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ नमक रोटी खाकर रहने को तैयार हूँ, पर तुम्हारे इस घर में तुम्हारे माँ बाप के अब और ताने मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूरब को भी पता था कि निम्मी कुछ भी गलत नहीं बोल रही है। घर का माहौल बहुत खराब हो चुका था। इसी बीच स्नेहा डिलीवरी के लिए ससुराल आ गई थी, और अब निम्मी के साथ और भी ज़्यादा गलत व्यवहार उसकी माँ करने लगी। उसे स्नेहा की नौकरानी बनाकर रख दिया था। स्नेहा कमरे में बैठे बैठे ऑर्डर देती और निम्मी उसे बना बनाकर तरह तरह के खाने देती, और वह खाना सिर्फ और सिर्फ स्नेहा के लिए बनता। अगर उसमें से कुछ भी बच जाता तो उसके लिए 4 बातें निम्मी को सुना दी जाती, और उसे पैसों की कद्र नहीं, उसे राशन नहीं लाना पड़ता। इसलिए कभी कभी तो माँ पिताजी यह बोलने से भी पीछे नहीं हटते कि जानबूझकर इसने ज़्यादा बनाया होगा ताकि चुरा छुपा कर यह भी खा सके, क्योंकि इसके पति की औकात तो है नहीं इसे ढंग का खाना खिला सके। यह सब कुछ सुनकर निम्मी जोर जोर से रोने लगी थी, और इसी वजह से अब पूरब ने बहुत बड़ा फैसला ले लिया था। उसने निम्मी से बोला, निम्मी अपना सामान बांधो, अब हम इस घर में बिल्कुल नहीं रहेंगे। भले ही हमें मजदूरी करनी पड़े, लेकिन इस घर में अब तुम और मैं नहीं रहेंगे। माँ बाप ने भी गुस्से में बोला, हाँ तो निकल जाओ ना, एक दिन में आटे दाल का भाव पता चल जाएगा, नाक रगड़ते हुए वापस आओगे। यहाँ मुफ्त की रोटी मिल रही है तो जुबान ज़्यादा ही चल रही है ना। स्नेहा भी यह सब कुछ सुनकर खुश हो रही थी और सोच रही थी उसके ससुराल में उसकी कितनी मान इज्जत है उसके पति की वजह से, और जेठ और जेठानी की कोई इज्जत नहीं है। वह और उसका पति इस घर के लिए सब कुछ है। पूरब और निम्मी उसी वक्त वह घर छोड़कर चले गए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। निम्मी ने बोला, फिलहाल मेरे घर चलते हैं। पूरब ने बोला, कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी माँ तो वैसे भी अकेली हैं, तुम्हारे पापा हैं नहीं, ऊपर से हम दोनों वहाँ जाकर उनके ऊपर और बोझ बढ़ा दे। निम्मी ने बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो आ जाएगी, उसके बाद क्या करना है आगे देखा जाएगा। हम मम्मी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। अब जब घर से निकल गए हैं तो अपना भविष्य सवार कर ही रहेंगे। उधर पूरब के माँ बाप सोच रहे थे कि 1-2 महीने धक्का खाकर वह दोनों खुद ही घर वापस आ जाएंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है नौकरी मिल जाना, और अगर पूरब को नौकरी मिलनी होती तो अब तक मिल गई होती। नौकरी के लिए काबिलियत भी होनी चाहिए, जो कि पूरब में नहीं है। जबकि उसके माँ बाप को भी सच्चाई अच्छे से पता थी कि पूरब रौनक से कहीं ज़्यादा काबिल है, बस उसका नसीब उसका साथ नहीं दे रहा है। खैर, निम्मी और पूरब निम्मी के घर पहुंच चुके थे। निम्मी की माँ उन्हें अचानक वहां देखकर परेशान हो गई, लेकिन धीरे धीरे आराम से निम्मी ने अपनी माँ को सारी बातें बताई।
और बोला, मम्मी आप परेशान मत हो, बस हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे, लेकिन आपके ऊपर कोई बोझ नहीं डालेंगे, कुछ ना कुछ तो हम कर ही लेंगे। निम्मी की मम्मी ने बोला, वह तो मुझे पता है बेटा, लेकिन तेरे सास ससुर ने शादी के वक्त झूठे वादे क्यों किए थे? मुझे तो यही बोला था ना कि वह संभाल लेंगे, और अब बेटे बहू उतने इतने भारी लगने लगे। निम्मी और पूरब ने कुछ नहीं बोला। वह दोनों सोच रहे थे कि अब हमें क्या करना है। पूरब ने बोला, मैं जरा बाहर देख कर आता हूँ, अब कोई नौकरी की उम्मीद तो है नहीं, देखता हूँ कहीं कुछ काम मिल जाए तो मैं कोई भी काम पकड़ लेता हूँ, पढ़ाई लिखाई तो अब मेरे किसी काम आने वाली नहीं। कि तभी निम्मी की मम्मी ने बोला, बेटा पूरब का नसीब साथ नहीं दे रहा तो तू कोशिश क्यों नहीं करती? आखिर तू भी तो पढ़ी लिखी है, तेरी पढ़ाई लिखाई कब काम आएगी? तू भी तो अपनी तरफ से कोशिश कर, क्या पता तेरी ही नौकरी कहीं लग जाए। तूने बीएड भी कर रखा है। हमारे यहाँ यह जो नया बड़ा कॉन्वेंट स्कूल खुला है, वहाँ अभी टीचरों की भर्ती हो रही है, तू एक बार वहाँ ट्राई कर। पूरब को भी यह बात सही लगी और पूरब निम्मी को लेकर उस स्कूल में जॉब एप्लीकेशन देने के लिए चला गया। और फिर निम्मी इंटरव्यू के लिए गई, जिसमें कि उसका सिलेक्शन हो गया और एक अच्छी खासी सैलरी पर उसकी जॉब लग गई। पूरब और निम्मी बहुत खुश थे, अब उन्हें कम से कम किसी के ऊपर बोझ तो नहीं बनना पड़ेगा। पूरब ने बोला, चलो अब तुम्हारी जॉब तो लग गई, अब मैं अपने काम के लिए कुछ कोशिश करता हूँ, कुछ नहीं तो किसी दुकान पर ही सेल्समैन की जॉब पकड़ लूँगा, कुछ तो कमाऊँगा, वरना लोग कहेंगे बैठा बैठा बीवी की कमाई खा रहा है और ससुराल में रह रहा है। निम्मी ने बोला, लोग क्या कहेंगे वह मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है शायद आपके नसीब में नौकरी नहीं लिखी, आपको बिजनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस पर पूरब ने बोला, लेकिन बिजनेस के लिए तो अच्छे खासे पैसे लगेंगे। तो निम्मी ने बोला, हाँ तो हमारा खर्च ही कितना है, मेरी सैलरी ठीक ठाक मिल रही है, तुम बैंक से लोन ले लो और कोई बिजनेस शुरू करो, हम हर महीने उस लोन को भरते जाएंगे, उसके बाद हम फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बिजनेस में ज़रूर तरक्की करोगे। पूरब ने भी अब बिजनेस करने का मन बना लिया था और वह काफ़ी कुछ पता कर रहा था कि तभी निम्मी ने आइडिया दिया कि उनका स्कूल नया नया खुला है और सबको अच्छी पेमेंट मिल रही है, कुछ दिनों में स्कूल काफ़ी ग्रो कर जाएगा, क्योंकि वह एक बहुत बड़े बिजनेसमैन ने इस स्कूल को खोला है। अभी स्कूल के यूनिफॉर्म के ठेके के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं, तुम स्कूल के यूनिफॉर्म का काम क्यों नहीं शुरू करते? अगर तुम बाकियों से कम में उन्हें यूनिफॉर्म तैयार करके दोगे तो ज़रूर वह कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिल जाएगा। पूरब ने बोला, लेकिन मैंने कभी कुछ ऐसा किया नहीं है, मैं सीधा सीधा इतना बड़ा काम कैसे ले लूँ? निम्मी ने बोला, हिम्मत करने से सब कुछ हो जाता है। पूरब ने अच्छे से रिसर्च की और अपना दिमाग लगाया और फिर यूनिफॉर्म के लिए स्कूल से बात कर ली और उसने जो रेट बताया वह बाकियों से काफ़ी कम था और यूनिफॉर्म की क्वालिटी भी अच्छी थी। यह काम पूरब को मिल गया क्योंकि पूरब बाकी लोगों से कम रेट पर यूनिफॉर्म बना रहा था, इसलिए उसे मुनाफा काफ़ी कम हो रहा था, लेकिन पूरब संतुष्ट था क्योंकि अभी उसे इस क्षेत्र में अपने पैर जमाने थे और उसे पता था इसके लिए उसे 2-3 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। धीरे धीरे पूरब को और स्कूलों से भी यूनिफॉर्म के ऑर्डर मिलने लगे क्योंकि पूरब का रेट काफ़ी कम होता था। इससे पूरब को थोड़ा मुनाफा हो रहा था, मेहनत के अनुसार उसे मुनाफा नहीं मिल रहा था, पर वह मैनेज करके चल रहा था। उसने एक बहुत बड़े मार्केट में अपनी पकड़ बना ली थी और निम्मी भी इस बीच अपनी काबिलियत के बल पर 2-3 स्कूल चेंज करके काफ़ी अच्छी सैलरी पा रही थी। पूरब का लोन धीरे धीरे चुकता होता जा रहा था। पूरब और निम्मी को घर छोड़े 2 साल का वक्त बीत चुका था। उसके माँ बाप को बहुत अच्छे से पता था कि वह दोनों निम्मी के घर पर रह रहे हैं। वह लोग अपनी अकड़ में कभी भी पूरब और निम्मी को वापस नहीं बुलाना चाहते थे। उन्हें तो यही लग रहा था कि जैसे तैसे उनका गुजारा चल रहा होगा। उधर स्नेहा का बच्चा अब चलने लगा था और स्नेहा को उसे संभालने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि वह घर में कुछ भी काम करने के लिए जाती थी तो बच्चा कोई कारनामा कर देता था और कई बार बच्चे को अच्छी खासी चोट लग जाती थी। इसलिए रौनक अपने माँ बाप पर दबाव डाल रहा था कि वह लोग उसके साथ आकर रहें। स्नेहा अकेले बच्चे को मैनेज नहीं कर पा रही है। माँ बाप के लिए तो वैसे भी स्नेहा और रौनक ही सब कुछ थे, लेकिन रौनक के पिताजी का कहना था कि यहाँ हमारी दुकान है जिसे अभी मैं चलाता हूँ, थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती है, अब मैं उसे छोड़कर कैसे आ जाऊँ। तो रौनक और स्नेहा का कहना था, पापा अच्छा खासा कमाता हूँ, मैं कितने अच्छे ओहदे पर हूँ, क्या मैं अपने माँ बाप को खिला नहीं सकता? कैसी बातें कर रहे हो आप? एक काम करो, आप दुकान बेच दो, उन पैसों से हम यहाँ एक बड़ा घर ले लेंगे क्योंकि दुकान बीच मार्केट में है तो उसकी बहुत अच्छी कीमत मिल जाएगी। उन पैसों से यहाँ एक अच्छा बड़ा घर आसानी से मिल जाएगा, फिर हम सब आराम से यहाँ रहेंगे। माँ बाप को भी यह बात ठीक लगी और उन्होंने अपनी दुकान बेचने की सोच ली।
यह बात पूरब को भी पता चल चुकी थी और उसने अपने पिताजी को फ़ोन किया और बोला वह दुकान बेचकर रौनक के लिए घर कैसे खरीद सकते हैं। इस पर उसके पिता ने बोला, तो जो बेटा बुढ़ापे में हमारी देखभाल करेगा, जिस बेटे के साथ हम बुढ़ापे में रहेंगे, हम तो उसके लिए ही सोचेंगे ना। तू तो जाकर अपने ससुराल में बस गया है, वह दुकान मेरी है, मैं उसका कुछ भी करूं, तुझे कोई हक नहीं है कुछ भी बोलने का। पहले अपना खर्चा चला ले, फिर बड़ी बड़ी बातें करना, कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। पूरब ने अब दोबारा कुछ भी बोलने की नहीं सोची। खैर, पूरब के माता पिता दुकान बेचकर रौनक के पास जा चुके थे और वहाँ एक बड़ा घर खरीद लिया था। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें सारी सच्चाई दिखने लगी थी। घर में उन दोनों की हालत नौकरों वाली हो गई थी और अगर वह दिन भर गधा मजदूरी करते तो उन्हें 2 रोटी मिल जाती और उन रोटियों के लिए भी पूरे 10 ताने मिल जाते जो उन्होंने पूरब और निम्मी को दिया था। आज उन्हें वही सब कुछ मिल रहा था। अब और बेइज्जती उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वह चुपचाप अपने घर वापस लौट आए। पर अब यहाँ क्या करते, दुकान तो उनकी बिक चुकी थी और उन पैसों से उन्होंने रौनक के नाम पर घर खरीद लिया था जिस पर अब उनका कोई अधिकार नहीं था सिवाय हाथ मलने के। वह कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अब तो रोजी रोटी का सहारा भी जा चुका था। पूरब को यह सब बात पता चल चुकी थी लेकिन वह इस मामले में कुछ भी नहीं बोलना चाहता था। पूरब की आमदनी अब ठीक ठाक हो चुकी थी इसलिए अब वह एक किराए के घर में शिफ्ट हो गया था। एक दिन अचानक पूरब के माँ बाप उसके घर आ गए और उनसे बोलने लगे, तुम दोनों घर चलो, हम दोनों का कोई सहारा नहीं है तुम्हारे अलावा। पूरब की माँ ने बोला, बेटे मेरे घुटनों में इतना दर्द रहता है कि मैं खुद एक गिलास पानी नहीं ले पाती, घर क्या संभालूंगी और माँ बाप से क्या नाराजगी, आखिर है तो हम एक परिवार ही ना। इस बार निम्मी ने बोला, अच्छा इतनी जल्दी याद आ गया कि हम एक परिवार है। जी नहीं, आपका परिवार स्नेहा और रौनक है जिसके लिए आप जान छिड़कते थे। हम दोनों तो आपके लिए सिर्फ एक बोझ थे जो मुफ्त की रोटियां तोड़ते थे। लेकिन घबराइए नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास भी अच्छी खासी आमदनी का जरिया है। मैं भी अच्छा कमा लेती हूँ और पूरब का काम भी अच्छा चल रहा है। सारा लोन हमने चुका दिया है और अब हम एक सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। हमें फिर से आपके पास आकर पुराने दिनों को याद नहीं करना, वरना फालतू में ही मेरा दिल दुखेगा। लेकिन पूरब के माँ बाप पूरब और निम्मी को मनाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और निम्मी से माफ़ी भी मांग रहे थे। उनका कहना था, हम मानते हैं हमसे गलती हो गई थी, लेकिन क्या अगर कभी कोई गलती हो जाए तो उसे सुधारने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए। निम्मी भी इस बार हर बार की तरह चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करने वाली नहीं थी। इस बार उसने साफ बोला, बिल्कुल सुधारने का मौका तो मिलना चाहिए और वह मौका आपको मिल सकता है। जैसे आपने दुकान बेचकर रौनक के लिए बड़ा घर खरीदा है ना, वैसे ही यहाँ का पूरा घर आप मेरे नाम पर कर दीजिए, तब हम उस घर में रहने आएंगे। इस पर पूरब के माता पिता हैरान हो गए और बोले, ऐसा कैसे हो सकता है, हम पूरा घर तुम्हें कैसे दे दें। तो निम्मी ने बोला, वैसे ही जैसे पूरी दुकान रौनक को दे दी। इस पर पूरब के माता पिता ने बोला, और उन दोनों ने हमें धोखा दे दिया, हमारे पैसों से घर खरीदा और हमें ही वहाँ नौकरों की स्थिति में पहुँचा दिया। इस पर निम्मी ने बोला, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने मुझे और मेरी माँ को धोखा दिया था कि आप कुछ सालों तक हमारा और पूरब का खर्चा चला लेंगे, लेकिन शादी होते ही आप लोगों ने अपना असली रंग दिखा दिया और हमें जी भर के जलील किया। भूली नहीं हूँ मैं वह सारी बातें। पूरब के मम्मी पापा कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे क्योंकि निम्मी की कही एक एक बात सही थी। निम्मी ने साफ साफ बोला, आपके पास और कोई चारा नहीं है, या तो आप दोनों इस उम्र में अकेले रहिए अपने घर में और अपना गुजारा जैसे चलाना है चलाइए, वरना वह घर हमारे नाम कर दीजिए और हम आपके साथ चलकर रह लेंगे। आपको हमारे ऊपर भरोसा करना ही पड़ेगा, तभी मैं और पूरब वापस उस घर में जाएंगे, वरना हम कुछ सालों में अपना खुद का घर खरीद ही लेंगे। इतना अंदाज़ा तो शायद आपको लग ही गया होगा। निम्मी की सासू माँ घुटने के दर्द से बेहाल थी, उनसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, तो वह घर क्या संभालती, और ससुर जी बैंक में रखे हुए पैसों से कब तक गुजारा चलाते, क्योंकि रोजी रोटी तो उनकी छिन चुकी थी और बैंक में भी ज़्यादा कुछ नहीं था। दोनों काफ़ी मजबूर हो चुके थे। पूरब से अपने माँ बाप की हालत देखी नहीं जा रही थी, लेकिन निम्मी का गुस्सा देखकर वह चुप था, क्योंकि निम्मी भी अपनी जगह पर सही थी, क्योंकि आखिर वह दर्द पूरब ने भी तो निम्मी के साथ झेला था। शायद माँ बाप होने की वजह से पूरब एक बारगी को उस दर्द को भूल जा रहा था, और निम्मी को वह कैसे बोल देता कि वह भी उस दर्द को भूल जाए। पूरब के माँ बाप एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। उन्हें पता था कि बुढ़ापे में वह एक एक रोटी के लिए तरस जाएंगे और उन्हें पूरब और निम्मी के सहारे की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने निम्मी की बात मान ली और घर निम्मी के नाम करने को तैयार हो गए।
यह बात जैसे ही स्नेहा और रौनक को पता चली, वह तुरंत ही बवाल मचाने घर आ गए और रौनक जोर जोर से चिल्लाने लगा, आपकी हिम्मत कैसे हुई यह सोचने की कि आप यह पूरा घर निम्मी भाभी के नाम पर कर देंगे। इस बार पूरब रौनक के सामने आ गया और बहुत तेज आवाज में बोला, वैसे ही जैसे तुम्हारी हिम्मत हुई यह सोचने की कि पापा अपनी दुकान बेचकर तुम्हारे नाम पर एक बड़ा घर खरीद ले और उसके बाद तुम्हारी बीवी मम्मी पापा को बात बात पर बेइज्जत करती रहे और उन्हें एक एक रोटी के लिए तरसाती रहे। इस पर स्नेहा ने बोला, अरे रौनक, इन भिखारियों के मुंह क्यों लग रहे हो? अपने पापा से बात करो। या भिखारी जो अपने बीवी का खर्चा नहीं चला सकता, उसकी औकात नहीं है तुम्हारे मुंह लगने की। यह सुनकर निम्मी को बहुत जोर का गुस्सा आया और वह गुस्से से स्नेहा की तरफ बढ़ रही थी। पता नहीं वह गुस्से में क्या करती, क्योंकि उसने अपने हाथ में बगल में रखा हुआ डंडा उठा लिया था। लेकिन पूरब ने उसका हाथ पकड़ लिया और बहुत जोर से रौनक से बोला, अगर अपनी खैर चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे और तुम्हारी बीवी के ऊपर फ्रॉड का केस लगवा दूंगा पापा से कि तुमने धोखे से उनकी दुकान बिकवा दी और अपने नाम पर घर खरीद लिया। तुम्हें पता नहीं है, अब मैं पुराना वाला पूरब नहीं हूँ, बहुत बदल गया हूँ मैं। और हाँ, पैसों के मामले में तुमसे ज़्यादा ही कमाता हूँ, कम नहीं। तो अपनी यह अकड़ जाके अपने ससुराल में दिखाना। शायद वह लोग तुम्हें बहुत अमीर समझकर तुम्हारी अकड़ बर्दाश्त कर ले। मेरे आगे तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है और ना ही तुम्हारे फटीचर ससुराल वालों की। पूरब ने जानबूझकर यह सब कुछ कहा था क्योंकि उसे स्नेहा को जवाब देना था और उसे पता था स्नेहा को जवाब देने के लिए उसके मायके को टारगेट करना पड़ेगा। और वही पूरब ने किया, जिससे स्नेहा बिल्कुल तिलमिला गई। लेकिन पूरब स्नेहा को घूरने लगा और आंखों ही आंखों में स्नेहा को समझा दिया कि अगर वह दोनों पूरब और निम्मी से उलझेंगे तो उन्हें बहुत भारी पड़ जाएगा। रौनक और स्नेहा चुपचाप वहां से चले गए क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका था पूरब और निम्मी अब पहले वाले पूरब और निम्मी नहीं रहे, ना पैसों के मामले में और ना पहुंच के मामले में। दोनों ही मामलों में वह उनसे बहुत आगे निकल चुके हैं। पूरब के माँ बाप ने पूरब और निम्मी के ऊपर भरोसा करके घर निम्मी के नाम कर दिया क्योंकि उनके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन निम्मी और पूरब ने उनका भरोसा टूटने नहीं दिया और उनका पूरा ख्याल रखा। लेकिन हाँ, निम्मी ने कभी भी अपने सास ससुर से कोई भी रिश्ता प्यार से नहीं निभाया, बल्कि सिर्फ अपना फर्ज समझकर निभाया, क्योंकि प्यार तो उनसे कब का खत्म हो चुका था।